हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीएसएस के हवाले से भी जो लोग ऑप्शनल के तौर पे उर्दू को रखते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग एमए उर्दू कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी हर आदमी को ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू की हिस्ट्री क्या है। तो चलें तेज़ी से चलते हैं। आज जो हम जिन सवालात को देखेंगे वो ये हैं कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ, हिंदी और उर्दू में क्या फ़र्क है या ये एक ही ज़बान के दो तरह से लिखने का नाम है, उर्दू लफ्ज़ कब सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ क्या शय हैं, उर्दू का रस्मुल ख़त, इसकी इब्तिदा और मौजूदा सूरत हाल सब देखेंगे। चलें जी तेज़ी से बिना टाइम ज़ाया किए। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। तो उर्दू का जन्म के बारे में कोई ख़ास निशानी तो नहीं है, हाँ मुख्तलिफ तहकीकात से कुछ तयन हो सका है। ये कि ज़बान कैसे जन्मी, इस सिलसिले में पंजाब, दिल्ली और दक्कन के इलाक़ों को निशाना बनाया जाता रहा। ये वो इलाके रहे जहाँ गालिबन इस अज़ीमुश्शान ज़बान का जन्म हुआ। चलें देखें कि मेरी तहकीक उर्दू के जन्म की कड़ियों को किस तरह से जोड़ती है। तारीख की तरफ चलते हैं। मोइज़ुद्दीन या शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौजों ने जब 1175 ईस्वी में लाहौर को फतह किया तो यहाँ पहली दफ़ा दो मुख्तलिफ ज़बानों का मिलाव हुआ, यानी पुरानी ब्रज भाषा बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले जो यहाँ के लोकल अवाम थी, और फ़ारसी बोलने वाली फ़ौज जो यहाँ पे आन धमकी थी और उनके अकाबरीन। इसी तरह एक नई ज़बान का वजूद पैदा होता गया इन दोनों के मिलाप से, मगर फ़ारसी हार जाती है और मकामी ज़बान हावी हो जाती है, और यूँ सदियों के सफ़र से मकामी ज़बान पर फ़ारसी का रंग चढ़ जाता है और उर्दू जन्म लेती है। ये एक कड़ी बनती है यहाँ पे कि जाहिर सी बात है कि जो फ़ारसी बोलने वाले फ़ौजी आए वो कम तादाद में थे, मकामी लोग ज़्यादा थे। उन दोनों के मिलाप से जो ज़बान जो है वो तश्कील पा रही थी, और जाहिर है एक दिन में तो नहीं बनी है, इसमें कई दहाइयाँ, फिर एक सदी, 2 सदी, ये इस तरह से हुआ। कहते हैं 1175 में जब मोइज़ुद्दीन ने यहाँ पे लाहौर को फतह किया था और फिर यही फ़ौज जो है वो दिल्ली पहुँचती है अगली दहाई में, तो उस वक़्त तक दिल्ली पहुँचने वाले लोग जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो ब्रिज भाषा को बोल रहे थे और उसमें फ़ारसी की आमेज़िश हो रही थी और वो उर्दू ही थी जो बोल रहे थे। ठीक है जी। मगर ये बात अटल है कि ज़बान हिंदी और रेख्ता के नाम से ये जानी जाती थी और इसको जुदागाना तौर पर कभी भी जो है वो हैसियत ना मिलती अगर दबिस्तान दिल्ली और बाद में दबिस्तान लखनऊ ना बनता। तो यह अहम बात आपको पता चली कि ये ज़बान हर जगह मौजूद रही, लेकिन इसका नाम जो था वो हिंदी और रेख्ता रहा, कभी उर्दू के नाम से नहीं जानी गई और हिंदी ही कहलाती रही। और अगर आगे चल के दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान लखनऊ, यानी कि दबिस्तान का मतलब उर्दू के अंदर आप इससे ले लीजिए कि ये एक बैठक कह लें, एक गैदरिंग कह लीजिए, एक गुलिस्तान कह लीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे कि अदबी लोग आपस में जमा हो गए। हालात और वाक़यात ने कुछ ऐसा जो है वो सपोर्ट किया कि दिल्ली के अंदर एक दबिस्तान बनता है और फिर यही दबिस्तान जो है वो शिफ्ट हो जाता है दबिस्तान लखनऊ। हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से। चुनांचे लफ्ज़ उर्दू को शायर ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने 1780 के आसपास सबसे पहले इस्तेमाल किया। अब देखिए कि उर्दू का जो ट्रैवल हो रहा है वो आप देखें कहाँ पहुँच गया कि 1780 का साल आ गया। तो 1175 मैंने आपको बताया कि उर्दू जो है वो वहाँ पे जो मोइज़ुद्दीन यानी कि शहाबुद्दीन की जो फ़ौजें पहुँची हैं और उनका जो सरगना था उस वक़्त जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता था, वो लेके उस फ़ौज को जो है वो आने वाले सालों के अंदर जो है वो पहुँचता है 1190 के आसपास दिल्ली के अंदर, दिल्ली को फ़तह करता है। तो जो है वो वक्त है जबकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पॉइंट है जहाँ पे 1190 1195 दिल्ली में पहुँच रहे हैं लोग और एक नई ज़बान के साथ पहुँच रहे हैं और फ़ारसी वहाँ आमेज़िश होनी शुरू हो रही है। और कहाँ 1780, तो इसके बीच का ये, तो इस दौरान में कोई भी इसको उर्दू नहीं कह रहा था। बीच में कुछ जगहों पे मुग़लों ने इसको उर्दू कहा है, लेकिन वो उर्दू ज़बान को नहीं कहा है, वो मैं आपको बताऊँगा क्या कहा है। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें, उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है, मगर इसे हिंदी का भी पहला शायर माना जाता है। आप विकिपीडिया खोलें, आप देखिए कि हिंदी का पहला शायर कौन है, अमीर खुसरो। उर्दू का पहला शायर कौन है, अमीर खुसरो। भाई तो फिर किसके, हिंदी है या वो उर्दू है, क्या है? अमीर खुसरो खुद कहता है कि मैंने हिंदी में शायरी करी। ठीक है जी, उसने कभी भी उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वजह बिल्कुल साफ है कि जिस वक्त अमीर खुसरो शायरी कर रहा था उस वक्त ये ज़बान उर्फ़े आम में हिंदी कहलाती थी, सीधी सी बात है। देखें, शेर है कि उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग,
हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। तो दाग ने जिस उर्दू का जिक्र किया है ये पहले हिंदी ही कही जाती थी। इस पर हाफिज महमूद शिरानी जो कि एक स्कॉलर हैं, डॉक्टर सिनी कुमार चटर्जी, ये दोनों स्कॉलर्स भी इस बात पर मुत्तफिक है। कदीम लुगात अदबी तसानीफ में भी इसका नाम हिंदी या हिंदवी ही है। ठीक है जी। इसीलिए काजी खान बदर ने ये लुगत साज थे। इन्होंने 15वीं सदी से लेके और फिर 18वीं सदी में सिराजुद्दीन आरजू तक सभी कदीम लुगात नवीसों ने हिंदुस्तान की ज़बान को हिंदी या हिंदवी ही लिखा है। ठीक है जी। उर्दू असल में तुर्की की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने छावनी या शाही पड़ाव के ही हैं। ये सबको बच्चों को भी पता है ये बात। अव्वलीन ज़माने में उर्दू को हिंदी, दहलवी, गुजरी, दक्कनी और फिर रीख्ता के नामों से याद कहा गया। खुसूसन वो जो ज़बान शायरी में फ़ारसी की आमेज़िश के साथ इस्तेमाल होती थी उसे रिख्ता कहा गया। ठीक है जी। आगे चल के खुद गालिब ने भी इसको कंफर्म किया, जो शायरी की ज़बान है वो उर्दू नहीं रिख्ता है। कहते हैं कि रिख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो ये शेर जो है वो आपको याद होगा। तो ये गालिब खुद जो है वो रिख्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू शायरी के लिए। हैरान कुन तौर पर हिंदुस्तान में मुग़लों ने सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शहंशाह बाबर ने 15वीं सदी में तुस्के बाबरी में इसका तस्करा किया है। लश्कर के लिए उर्दू मोल्ला अकबर के अहद में कहा गया। शाहजहां ने वफात जो कि 1666 में हुई, जब शहर शाहजहान आबाद किया तो उसके बाजारों के लिए उर्दू मोल्ला का नाम इस्तेमाल किया। मगर शायरी की ज़बान तब भी रिख्ता ही कहलाती रही। आप देखें कि मुग़लों ने बाबर ने जो है वो 15वीं सदी में तो उसके बाबरी में उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये उर्दू मोल्ला इन्होंने इस्तेमाल किया था बाबर ने अपने फ़ौजी लश्करों के हवाले से, और जो है वो उनसे रिलेटेड ये टर्म इस्तेमाल हुई। फिर उर्दू मोल्ला का लफ्ज़ अकबर ने इस्तेमाल किया लश्कर के लिए। ठीक है जी। शाहजहां ने जो है वो अपने शहर के बाज़ारों के लिए, इसका शहर का एक बाज़ार था उसका नाम उर्दू मोल्ला इस्तेमाल किया, लेकिन उर्दू ज़बान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है जी। तो तब भी उर्दू जो इस्तेमाल हो रही थी इस ज़माने में, यानी कि मुग़लों के इब्तदाई दौर में 1600 के अंदर 1600, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो रिख्ता के इस्तेमाल हो रहे हैं। फ़ारसी आमेज़िश के साथ हिंदी बोली जा रही है। पर्शियनाइज्ड हिंदी कह लें आप उसको, जिसमें कि एक बड़ा खूबसूरत टच आ रहा है। और यूँ मशहूर मुहक्किक शम्सुर रहमान फ़ारूकी भी कहते हैं कि लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल अवलीन दौर तक बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है जी। लफ्ज़ उर्दू सिर्फ अगर मशहूर हुआ तो शाहजहां के शहर की निस्बत से, जो कि खूबसूरत असला थी, बस इससे ज़्यादा नहीं। जो बाद में 18वीं सदी के आखिरी 2 अशरों में इस ज़बान के लिए इस्तेमाल होने लगा, जो मुग़लों के दारुल ख़िलाफ़ा में बोली जाती थी। अब बता रहे हैं कि 18वीं सदी के अव्वलीन हिस्से में तक ये इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन 18वीं सदी के आखिरी 2 अशरों में, यानी कि 1780 के बाद से, वही जो आपको मैंने मुसाफ़ी का भी जो रेफरेंस दिया, उसने सबसे पहले अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किया और उर्दू को बतौर ज़बान के ही इस्तेमाल किया कि शायरी की ज़बान के लिए। ठीक है जी। तो ये एक तहकीक से पता चलता है कि मुसाफ़ी ने जो है वो सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। और मुग़लों में भी जो ये ज़बान बोले जाने लगी थी, अब मुग़ल भी उर्दू बोलने लगे थे। हालांकि उनकी सरकारी ज़बान फ़ारसी रही, लेकिन जो है वो उर्दू का इस्तेमाल बेदरेग और बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है जी। और एक बहुत बड़ा इल्मी तबका अब इसे एक ख़ास तरकीब के साथ इस्तेमाल करता था, जो हर शख्स की समझ में आती थी, मगर हर आम शख्स इसे इस तरह से अपने घर या मोहल्ले में इस्तेमाल नहीं करता था। मगर ये एक आला फोनेटिक्स के साथ ये अब ऊंचे हलकों में इस्तेमाल हो रही थी, जिसे अब उर्दू कहा जाने लगा। यानी कि शायर क्या करते थे कि बड़ी ज़बरदस्त फ़ारसी की आमेज़िश करते थे और इतनी खूबसूरत जो है वो तराकीब इस्तेमाल करते थे कि सुनने वाला वाह वाह करने कहे बगैर रह नहीं पाता था। लेकिन ये वो ज़बान थी जो शायरी में इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की गलियों में ये ज़बान बोली नहीं जाती थी। कहलाती वही थी, ये हिंदवी थी, और फिर रिख्ता कहलाने लगी, और फिर 18वीं सदी के एंड में जाके ये उर्दू कहलाने लगी। ठीक है जी। अब जिसे जो है वो लोग उर्दू कहने लगे थे, और ये ज़बान हिंदी से जुदा थी, खूबसूरत थी, शाइस्ता ले जा रखती थी और फ़ारसी का इंतहाई ज़्यादा असर कबूल करती थी। ये इसकी खूबसूरती का असर रहा देता है कि इसमें फ़ारसी की आमेज़िश थी। जैसे कि वो गालिब कहते हैं कि नुक्ता ची है गमे दिल, उसको बनाए ना बने, क्या बात बने जहाँ बात बनाए ना बने, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर है जज्बा है दिल, उस पर बन जाए कुछ ऐसी कि बिन सताए ना बने। तो देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो एक तरकीब बन रही है, और उसके अंदर जो है वो लफ्ज़ों की आमेज़िश है, सबकी समझ में आ रही है, खूबसूरत ज़बान है, सुनने में अच्छी लग रही है, मुंह से वाह वाह निकल जाती है।
लेकिन इस तरीके से आप अपने घरों में जो है वो ये ज़बान नहीं बोलते हैं। तो तरकीब चेंज है, ज़बान वही है और जो है वो उसका अंदाज़ दूसरा है। तो ये बड़ा खूबसूरत एक अनोखा वो है। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उर्दू कभी भी उर्दू ना बनती अगर इसको इतने आला पाए के शायर ना मिलते। ये तो एक बहुत कन्फर्म बात है, इसको आप ज़रूर मेंशन कीजिए कि उर्दू नहीं होती अगर शायरी की गोद में नहीं पलती। ठीक है जी। इसी दौर में यानी कि 18वीं सदी के वस्त में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने पहले अफगानिस्तान को फतह किया और चूंकि काबुल उस वक्त मुगलिया सल्तनत का हिस्सा था, चुनाचा उसने पहले लाहौर और बाद में दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। इस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का एक इंतहाई कमज़ोर हुक्मरान था। चुनाचा वो दिल्ली जो उस वक्त अपनी अजमत की बुलंदियों पर था, कहते हैं कि 8 दिन तक नादिर शाह ने इसे लूटा क्योंकि एक मौलवी ने ऐलान कर दिया था कि नादिर शाह मर गया। बाद में उसने कोहिनूर हीरा तक जो कि शाह मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी में छुपा था उसे हथिया लिया और कहते हैं कि 5.5 अरब डॉलर के करीब लूटमार की गई। दिल्ली बदहाल हो गया और यहाँ के शायरों के दिल उदास हो गए। अब देखते हैं दबिस्तान दिल्ली को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या। मैंने जैसे आपको बताया कि दरअसल हुआ ये कि जब उर्दू शायरी अपने उरूज पे पहुंची तो कुछ ऐसे माहौल बनते चले गए कि बहुत सारे शायर अल्लाह ताला ने जो है वो इस ज़बान को अचानक कह दीजिए या जो है वो बतदरीज कह दें कि मिलते ही चले गए और यूं जो है वो दिल्ली के अंदर सबसे पहले एक ऐसा माहौल बना। हालांकि इससे पहले भी जो है वो वली दखनी भी दक्कन में शायरी कर रहे थे, कमाल की शायरी की, उनको भी जो है वो उर्दू शायरी के तौर पे ही लिया जाता है। हालांकि उसमें दखनी ज़बान की अपना एक रंगत है, बहरहाल वो उर्दू ही मानी जाती है उर्दू अदब के अंदर और वली दखनी को पहला शायर माना जाता है। लेकिन जो रंग दिल्ली ने उर्दू को दिया उस ज़माने के अंदर, तो वो जो है वो एक अनमिट दास्तान है और ये यकीनन जो है वो 18वीं सदी के वस्त में हो रहा है। मीर तकी मीर का दौर है, यहाँ से जो है वो एक नया जो है वो दौर मिलता है। खुदाए सुखन कहलाते हैं मीर तकी मीर कहते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। सरहाने मीर के न बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाए का आहे को सोता रहेगा। देखिए इस सारे के सारे इसके अंदर आपको ये मैंने ऊपर लिखे हैं दबिस्तान दिल्ली के जो जज्बात है ना, वो जज्बात की शायरी है। उसके अंदर वजह ये है कि दिल्ली के साथ जो हुआ, मीर तकी मीर ने भी अपनी लाइफ के अंदर ही देखा कि किस तरह नादिर शाह ने आके इसको लूटा है। वो मैं आगे चल के जिक्र करूंगा। बहरहाल सबको पता है, उर्दू अदब के जो थोड़ा बहुत जहन में रखते हैं उन्हें पता है कि मुगलिया बादशाह जब वीक हुई तो जो है वो नादिर शाह ने आके जो है जिस तरह से दिल्ली को लूटा, तो वो एक जो है वो एक दर्द भरी दास्तान है। दिल्ली गरीब हो गया, दिल्ली उदास हो गया, दिल्ली उजड़ गया। एक इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतना ज़बरदस्त सिटी, और उसका हाल जो है वो आप समझ सकते हैं। कैपिटल सिटी था उस आज से 300 साल पहले, और वो क्या उसका हाल हुआ होगा तो यू कैन इमेजिन। कहते हैं इख्तिसार की शायरी होती थी दिल्ली के अंदर, एहसासात की शायरी थी। ठीक है जी, इख्तिसार यानी कि कम बात के अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त वो एहसासात तो आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो इसके अंदर हैं इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का रंग, यानी कि शायरों ने ऐसा कहा। मीर तकी मीर के साथ एक और शायर थे जिनको मीर दर्द कहते हैं। उनकी शायरी आप देखेंगे तो आप जब पढ़ेंगे तो एक लम्हे लगेगा कि ये इश्क मजाजी है, फिर एक लम्हे लगेगा कि ये जो है इश्क हकीकी है। ठीक है जी, लेकिन जो है वो इश्क हकीकी कहते हैं कि खुदा की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो आपने शायरी करी, और जो है वो इश्क मजाजी किसी लड़की के, किसी अपने महबूब के हक़ में जो है वो आपने शायरी कर दी, तो ये इश्क मजाजी कहलाएगा। तो अब शायरी इस तरह से कि एक लम्हे आपको लगे कि नहीं शायर जो है वो अपने अल्लाह से बातें कर रहा है, और एक लम्हे आपको लगे कि नहीं जनाब ये किसी खातून से मुखातिब है या किसी शख्स से मुखातिब है। तो ये एक दो तरह की अलग अलग शायरियाँ जो है वो आपको नज़र आती हैं, और ये बिल्कुल एक दूसरे लगा खा रही हैं। हुस्न व यास की शायरी यानी गम की शायरी, तसव्वुफ़ की शायरी, सूफियाना कलाम, रमजियत और इशारे, सिम्बॉलिक यानी कि आपको देखें पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मरा जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा, ये सारे बाग गुल पत्ता पत्ता ये सारे के सारे इशारे हैं, यानी कि बात किसी और तरफ है शायर की और किरदार उसने कुछ और बना रखे हैं। दाखिलियत यानी कि हकीकत पसंदी, वाक़ियत और सदाकत यानी कि सच्चाई, सादगी, इख्तिसार, वही बात सारी की सारी आ गई। तो जो है वो ये आपको पता चला कि दबिस्तान दिल्ली की क्या खुसूसियात थी, ये शायरी की उनकी खुसूसियात थी। आगे चलते हैं, कुछ और शायरों के नाम देख लेते हैं। दबिस्तान दिल्ली में मज़ीद जो शायर हैं मिर्ज़ा रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन, कमाल के शायर सारे के सारे आप देखें दबिस्तान दिल्ली में। और यही दबिस्तान दिल्ली जो है वो फिर इसके शायर जो हैं वो रुख करते हैं दबिस्तान लखनऊ का। लखनऊ एक नाम था रियासत का, अवध, उसको ही लखनऊ कहते थे।
तो हुआ ये कि लखनऊ उस वक्त खुशहाल था, दिल्ली उजड़ चुका था। तो जाहिर सा जब इकोनॉमिकली एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है तो लोग दूसरे शहर का रुख करते हैं। तो ये शायरों ने वहाँ का रुख किया, वहाँ पे एक मज़ीद शायर वहाँ पे जमा हो गए और वहाँ के अपने भी शायर, वो कुल मिला के एक नया रंग आया। तो वो मैं अभी जिक्र करूंगा आगे कि उसका क्या हुआ, वो भी हम देखेंगे। बहरहाल औरंगजेब की वफात के बाद उसका बेटा मौज़म तख्त नशीन हुआ, लेकिन उसके बाद मौज़म के बेटे मुइज़ुद्दीन ने अपने भाई को शिकस्त देकर हुकूमत बनाई। मुइज़ुद्दीन के भतीजे फ़र्रुखसैन ने सैयद बरादरन की मदद से हुकूमत हासिल करी, लेकिन सैयद बरादर ने फ़र्रुखसैन को भी ठिकाने लगा दिया। उसके बाद 1707 से 1819 तक दिल्ली की तख्त पर कई बादशाह तब्दील किए गए। मोहम्मद शाह रंगीला अय्याशी के दौर में नादिर शाह, और इसी दौर में ही जो मोहम्मद शाह रंगीला भी जो है वो तख्त नशीन हुआ। और जो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो हुकूमत कर रहा था, तो नादिर शाह दुर्रानी ने जो है वो दिल्ली पर हमला कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी दिल्ली की। और यूं दबिस्तान दिल्ली उदास और दिल से करीब शायरी करने लगा। और बहुत से शोरा ने लखनऊ में भी सुकूनत इख्तियार की, जैसे मैंने बताया वहाँ दबिस्तान लखनऊ ने जन्म लिया, जैसा कि मैंने बताया। आगे चलते हैं, अब दबिस्तान लखनऊ को देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शायर शेख गुलाम अली हमदानी मुसाफ़ी, मैंने जैसे कहा कि ये वो शख्स था जिसने कि उर्दू को उर्दू कहा। ये बड़ी अहम बात है, ठीक है जी। है वही ये मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो सैयद इंशा खान इंशा, और इसी तरह शेख कलंदर बख्श जुर्रत, हैदर अली आतिश, शेख इमाम बख्श नासिख, ये सारे के सारे बड़े नाम हैं उर्दू शायरी के अंदर जो लोग जानते हैं। तो साल 1707 औरंगज़ेब आलमगीर की मौत के बाद मुगल सल्तनत का शिराजा बिखर गया। उनके जानशीन अपने तख्त के लिए खुद आपस में लड़ने लगे। उनके नायल हुक्मरानों की वजह से मरकज़ मज़ीद कमज़ोर हुआ। बाकी कसर मराठों, जाटों और नादिर शाह अफशार ने और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पूरी कर दी। यूं लखनऊ यानी सल्तनत अवध भी अपने तौर पर 1722 में सादत अली खान की वजह से खुद मुख्तार होता चला गया। यहाँ के हुक्मरान औरतों के दिलदादा थे, यही रविश निचली सतह पर मुंतकिल हो गई। यूं लखनऊ की गली मोहल्ले में बाजारी औरतें फैलती चली गईं, ठीक है जी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। राग रंग रक्स व सुरूर के अलावा शेर व शायरी को भी बहुत मकबूलियत हासिल हुई। दिल्ली की बदमनी इंतशार पर अहले इल्म व फ़न अवध और ख़ास कर लखनऊ में इकट्ठा होना शुरू हो गए। यूं शायरी का मरकज़ दिल्ली के बजाय लखनऊ में कायम हुआ। मुसाफ़ी और इंशा इस के अहद तक तो दिल्ली की दाखिलियत और जज्बात निगारी और लखनऊ की खारजियत और रियायत लफ्ज़ी साथ साथ चलती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लखनऊ अपने ख़ास ज़बान और लबो लहजा में नुमायाँ होता चला गया। और यूँ एक नए दबिस्तान की बुनियाद पड़ी जिसने उर्दू अदब की तारीख में दबिस्तान लखनऊ के नाम से एक मुस्तकिल बाब की हैसियत इख्तियार की, ठीक है जी। दबिस्तान लखनऊ में रेख्ता के जवाब में रेख्ती तसनीफ हुई। अब देखें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली के शायर थे वो उर्दू इसको नहीं कह रहे थे बल्कि रेख्ता कहते थे। और रेख्ता एक जज्बात की शायरी थी, इख्तिसार की शायरी थी, इशारों की शायरी थी, और जो है वो रमज़ो हुस्न की शायरी थी, उदास शायरी थी, उसमें एक दुख का भी एहसास था। तो ये रेख्ता थी। उसके जवाब में एक दूसरी नई शायरी दबिस्तान लखनऊ में ईजाद हुई जिसका नाम रेख्ती था। ये दरअसल कहीं ना कहीं इसको ऑप्शन अगर कहें अंग्रेजी में, यानी कि थोड़ी सी बेहूदगी थी उसके अंदर, थोड़ा सा जो है वो एक नेगेटिव जो है वो आपको फीलिंग आती है, यानी कि एक अच्छी फीलिंग नहीं आती अगर आप उसके जो है वो बुनियादी मानों में जाएंगे। तो ये रिख्ती का जो है वो थोड़ा सा, लेकिन कमाल की शायरी थी जनाब। आप देखें शायरों ने इसमें भी कमाल किया, ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप पढ़ें रिख्ती को, मज़ा आ जाएगा आपको। इसका सेहरा आमतौर पर सादत यार खान रंगीन के सर बांधा जाता है। रंगीन के बाद इंशा और दूसरे शोरा ने भी इससे परवान चढ़ाया। इन शोरा के यहाँ रिख्ती के जो नमूने मिलते हैं उनमें नाजायज़ ख्वाहिशात और जज्बात को उनके ख़ास मुहावरों में जिस तरह इन लोगों ने नज़म किया है वो लखनऊ की शायरी सोसाइटी के दामन पर ना मिटने वाला दाग बनकर रह गया है। लखनऊ के कुछ शोरा ने जी भर कर अपने पास जज्बात को नज़म किया। उनकी गुलफशानी के चंद नमूने मुलाहिज़ा हों। ये देखिए, आप ही देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहता है, या जानिए कमबख्त ने ये क्या हम पे किया सहर, जो बात ना थी मानने की मान गए हम। कुछ इशारा जो किया हमने मुलाकात के वक्त टाल कर कहने लगा दिन है अभी रात के वक्त। देखिए आप कितनी जो है वो बात के दिन है अभी रात के वक्त, और क्या खूबसूरत तरकीब है। लेकिन इसकी जो मफहूम है वो कहीं ना कहीं ऑब्सनिटी की तरफ लेके जाते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं बेहूदगी की तरफ। एक और सुनिएगा, ये इंशाअल्लाह खान इंशा थे। अब शेख कलंदर बख्श जुर्रत की कुछ सुनिएगा। कहता है, कल वक्त राज अपने से कहता था वो ये बात, जुर्रत के जो घर रात को मेहमान गए हम, क्या जानिए कम बख्त ने क्या मुझ पे किया सहर, जो बात ना थी मानने की मान गए हम। ठीक है जी। एक और सुनिए, मुसाफी ने भी इसमें अपने जो है वो रंग दिखाए। कहता है कि जमुना में कल नहा कर जब उसने बाल बांधे,
हमने भी अपने जी में क्या क्या ख्याल बांधे। ठीक है जी, तो आप अंदाजा होगा कि रिक्ति किस तरीके से चली। कहता है कि दबिस्तान लखनऊ का तारीखी पस मंजर 1722 में बादशाह दिल्ली ने सादत अली खान को अवध का सूबेदार मुकर्रर किया। उस वक्त जैसा दिल्ली था, उसका ये एक सूबा था, लेकिन मरकज की कमजोरी से फायदा उठाते हुए जल्द ही सादत अली खान ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली। वहां पे सभी हुआ था उस जमाने के अंदर, अवध ही नहीं, हैदराबाद और जितनी भी रियासतें थी सब इंडिपेंडेंट हो गई थी। शुजाउद्दौला 1754 से आगे इस सल्तनत अवध को उरूज पर ले गया और अवध की खुशहाली के लिए भरपूर जद्दोजहद की, जिसकी बिना पर अवध में माल और दौलत की फरावानी हो गई। मगर अंग्रेजों ने जल्द ही इस सल्तनत को ज़ेर असर कर लिया, मगर मुसलमान हुक्मरान निज़ाम सल्तनत आगे बढ़ाते रहे। 1865 में इस रियासत का अख्ताम हुआ और यूँ हुआ कि वाजिद अली शाह पर को अंग्रेज़ों ने बेदखल किया और उसको पेंशन पर लखनऊ में रहने की इजाज़त दे दी। ठीक है जी, ये इस तरह ख़त्म हो गया। दबिस्तान लखनऊ के वाले से कुछ और यूँ यूँ इन सालों में सलातीन की ऐश पसंदी ने तवाइफ को माशरे का अहम जुज़ बना दिया। तवाइफों के कोटे तहजीब व माशरत के नमूने करार पाए, जहाँ बच्चों को शाइस्तगी और आदाब महफिल सिखाने के लिए भेजा जाने लगा। दूसरी तरफ दिल्ली में हालात मज़ीद ख़राब होते गए, अमन व अमान सुकून ख़त्म हो गया, तो वहाँ के शोरा ने दिल्ली छोड़ने में आफियत समझी और बहुत से शायर लखनऊ में जाकर आबाद हो गए, जिनमें मीर तकी मीर भी शामिल थे। मुसाफी भी दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आए थे। ठीक है जी, तो ये सिलसिला था। बाद में बरतानवी राज में फ़ारसी के बजाय हिंदुस्तानी को फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था और हिंदू मुस्लिम दोनों इस पर अमल करते थे। लफ्ज़ उर्दू को दरअसल एक लखनऊ के शायर गुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने 1780 के आसपास इस्तेमाल किया। पहले इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, वरना इससे पहले एक तवील अरसे तक, यानी कि 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक उर्दू को आम तौर पर हिंदी के नाम से ही पुकारा जाता था। ये मैंने शुरू में भी बात सारी की सारी आपको बता दी, लेकिन ये ध्यान में रहे कि बरतानवी राज के अंदर क्या हुआ कि जो है वो जो हिंदुस्तान की ज़बान थी, जिसको कुछ लोग हिंदी कह रहे थे, कुछ लोग उर्दू कह रहे थे, बरतानवी राज के अंदर इसको हिंदुस्तानी कहा गया। और इसकी दोनों रस्मुल ख़त थी, फ़ारसी रस्मुल ख़त भी थी और देवनागरिक रस्मुल ख़त भी थी। कुछ इलाकों के अंदर ये देवनागरिक में लिखी जाती थी, वो प्योर हिंदी की तरफ ले गया इसको, इस ज़बान को, और आगे चल के हिंदुस्तान में आज आप हिंदी देखते हैं जो कि बिल्कुल अलग है थोड़ी सी। और इसी तरीके से जो फ़ारसी रस्मुल ख़त है, जिसको नस्तालिक भी कहते हैं, वो जो है वो आज आपको पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नज़र आता है, दिल्ली के अंदर भी है और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में भी है, उर्दू कहलाती है वो। ठीक है जी, बहरहाल ये इसकी इब्तदाई शक्ल है, बरतानवी राज के अंदर ही तश्कील पा रही है। शायरी की गोद में उर्दू पली बड़ी, उर्दू अंग्रेज़ों के दौर में जवान हो गई। अब तक इसकी शनाख्त एक जुदा ज़बान के तौर पर होने लगी थी, अब वो नसर के मैदान में भी छलांग लगाने लगी। ये अंग्रेज़ों का दौर है जिसमें नसर के मैदान में भी उर्दू ने अपने रंग दिखाए। चुनांचे शायरी के दौर के बाद उर्दू नसर को फ़रोग मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मास्टर रामचंद और दिल्ली कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम याद रखिएगा इस हवाले से, जहाँ पे कि नसर को फ़रोग मिला। और नाम है मास्टर रामचंदर, सर सैयद अहमद ख़ान, खतूत गालिब, उर्दू सहाफ़त, मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दीगर ने अपने अपने तौर पर उर्दू नसर को फ़रोग दिया। ठीक है जी। उर्दू का रस्मुल ख़त, ये बहुत अहम है। उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तालिक कहलाता है। उर्दू का रस्मुल ख़त हिंदुस्तान की तमाम तर ज़बानों में जामे और कुशादा है, जिसके ज़रिए से हर आवाज़ को अदा किया जा सकता है। चूँकि ज़बान की तग़य्युर पज़ीर शय है और इसमें हमेशा तब्दीलियाँ वाक़ होती रहती हैं। उर्दू के लफ्ज़ व तराकीब, क़वायद, अल्फाज साजी तमाम ज़बानों से ज़्यादा वसी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हिंदी के अंदर जो है वो आप देखें, हम शादी को शादी के जाते हैं, ठीक है जी, और जो है वो शर्म को शर्म के जाते हैं, कुमार सानू को कुमार शानू के जाते हैं, ठीक है जी, और जो है वो ज़रा को जरा के जाते हैं, ज़रूरत को ज़रूरत कह देते हैं। ये इस वजह से कि उनके पास ये आवाज़ें हिंदी में मौजूद नहीं हैं। उर्दू के अंदर इसके लिए वसी जो है वो अल्फ़ाबेटिक्स हैं, या जिन्हें हम आप वर्ड्स लफ्ज़ कह लें, कि जो है वो उनसे आप अलग अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं। स्वाद है, ज़्वाद है, ठीक है जी, अलग है मकसद, बहुत ज़ोए है, ज़े है, ज़ाल है, अलग अलग चीज़ें हैं। किसी भी ज़बान में पहली बोली रवाज पाती है, बाद में उसका रस्मुल ख़त फ़रोग़ पाता है। उर्दू में भी ऐसे हुआ। उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी व अरबी से माखूज़ है। ये सामी ख़ानदान की ज़बानें हैं जो दाएँ से बाएँ लिखी जाती हैं, भी जहन में रहे कि उर्दू दाएँ से बाएँ लिखी जाती है। ठीक है जी। उर्दू जामे है क्योंकि उर्दू ने ज़रूरत के मुताबिक वो आवाज़ें जो फ़ारसी और अरबी हरूफ से अदा नहीं होती थी, उसके लिए हिंदुस्तानी ज़बानों से हरूफ अख़ज़ किए, जैसे टे, चे, डाल, ड़े, गाफ वगैरह वगैरह। इसी तरह से हिंदी से भे, फे, थे, ठे, ढ वगैरह की आवाज़ें ली। 1787 में जॉन गिलक्रिस्ट ने सबसे पहले हिंदी को देवनागरिक रस्मुल ख़त में रवाज दिया
और हिंदी और उर्दू के रस्मुल ख़त का फ़र्क यहीं से शुरू हुआ। ठीक है जी। 1787 में मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तानी के नाम से ये ज़बान जो है अब दोनों तरह से लिखी जा रही थी। जहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे वहाँ पे ये जो है वो हिंदी में यानी कि देवनागरिक में लिखी जाती थी, जहाँ पे जो है वो मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ पे ये उर्दू में यानी कि जो है वो नस्तालिक में लिखी जा रही थी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। उर्दू ज़बान के हरूफ तहाजी, उर्दू के हरूफ तहाजी 37 हैं। उर्दू में अरबी, फ़ारसी और हिंदी के अल्फाज और आवाज़ें शामिल हैं, जिनकी तफसील इस तरह है कि उर्दू में खालिस अरबी के जो अल्फाज हैं वो से, हे, जाल, स्वाद, ज़्वाद, ते, तोए, ज़ोए, ऐन, काफ और हे है। अरबी के जो साथ साथ फ़ारसी में जो अल्फाज मौजूद हैं वो ये हैं, हुर्फ जो मौजूद है, अल्फाज नहीं हुर्फ कहलाते हैं। अब अलिफ, बे, ते, जीम, दाल, रे, जे, सीन, शीन, गैन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, ये और बड़ी है। ठीक है जी। तो ये है। और फिर आप इसको स्टिल करके देख लीजिएगा, मैं इसमें आगे ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगा। हिंदी के टे, डाल, ड़े, ये देखें हिंदी के खालिस वर्ड हैं ये टे, डाल, ड़े, ये जो है वो आपको बिल्कुल इस लिहाज से उर्दू परफेक्ट हो जाती है। खालिस लफ्ज़ हैं पे, चे, जे, गाफ, ये अरबी में नहीं होते, पे नहीं होता अरबी के अंदर। ठीक है जी। तो ये और मुकम्मल हुर्फ ताजी यहाँ पे देखें, आप इसको स्टिल करके देख लीजिएगा। ठीक है जी। उर्दू में पाकिस्तान सरकारी ज़बान है। सरकारी स्कूलों में, ज़िला इंतज़ामिया, अवामी ज़राए इब्लाग में इसका इस्तेमाल होता है। लाहौर उर्दू ज़बान के अशात का और तबात का बड़ा मरकज़ है। हिंदुस्तान में भी उर्दू दिल्ली समेत कई रियासतों में शेड्यूल सरकारी लैंग्वेज है। शहर दिल्ली में अभी भी उर्दू अदब और तबात का बड़ा मरकज़ है। आज के दौर में उर्दू और हिंदी जुदा हो चुकी हैं। हकीकतन दोनों की शनाख्त अलहदा और ख़ुद मुख्तार ज़बानों के तौर पर होती है। ये फ़र्क रस्मुल ख़त की सतह पर काफ़ी नुमायाँ है। हिंदी का रस्मुल ख़त देवनागरी है, जबकि उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी और अरबी से यानी कि नस्तालिक है। ठीक है जी।